आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। शुरुआत लद्दाख की पहाड़ियों से और लद्दाख की पहाड़ियों से शुरुआत करते हुए बात निकलते चीन तक पहुंच जाती है। चीन चालबाज है, चीन चतुराई जानता है और चीन की नई चालबाजी भी आज देखने को मिली। कुछ दिन की खामोशी के बाद ग्लोबल टाइम्स में आज चीन के वजीर खारजा का बयान भी आया है। जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे लद्दाख के हवाले से चीन के ग्लोबल टाइम्स में लिखे गए बयान को मन पढ़ा जाए तो चीन का यही मानना है कि चीन ने 5 अगस्त के फैसले को चीन मानने को तैयार नहीं है। 5 अगस्त 2019 का फैसला, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, लद्दाख को यूटी बनाया गया और चीन के वजीर खारजा ने अपने बयान में लिखा है, ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज द सो कॉल्ड यूटी ऑफ लद्दाख। और ख़ास तौर पे इसमें यह भी लिखा गया है कि सिचुएशन जो चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान है वो वही होनी चाहिए जो पहली वाली है। यानी एक बार फिर चतुराई और चालबाजी की है और इस चालबाजी में कहीं न कहीं नया फैसला, नया मामला खड़ा हो चुका है। और फैसले और मामलों की बात करें तो शोपियां का मामला आप जानते होंगे। इल्ज़ाम था राजौरी के 3 नौजवानों को लाया गया, उनका फेक एनकाउंटर किया गया। फिर डीएनए रिपोर्ट्स की बात भी आई, सोशल मीडिया पे बहस भी हुई, डीजी से लेके एलजी तक सवालात पूछे गए, यकीन दिलाया गया कि तहकीकात होगी, जो भी मुलविस होगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। परसों फौज ने खुद एतराफ़ भी किया कि कहीं न कहीं SOPs को फॉलो नहीं किया गया है और अभी और तहकीकात करनी है। डीएनए का इंतज़ार था, डीएनए रिपोर्ट आ ही गया और आज बाज़ाब्ता तौर पर 2 लोगों को, कोलैबोरेटर्स को, यानी जो इन्फॉर्मर्स 2 थे उनको गिरफ्तार भी किया गया, जुडिशल मजिस्ट्रेट शोपियां की अदालत में पेश किया गया और अगले 15 तारीख तक इस सारे मामले में उनको मोहलत दी गई। अगले 1 हफ्ते की, माफ़ कीजिएगा, 1 हफ्ते की मोहलत दी गई पुलिस को। पुलिस की कस्टडी में उन्हें रखा गया और अब बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस शोपियां के मामले में तहकीकात कर रही है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रही है क्योंकि शक के दायरे में शोपियां का इनकाउंटर पहले दिन ही आया था और उसके बाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और एतमाद कम होता दिखाई दे रहा था, लेकिन साफ जाहिर है इंसाफ के तकाजे शायद पूरे होंगे। ये शोपियां का वाक़ा, लेकिन आज भी गोलीबारी का सिलसिला कश्मीर वादी में चलता रहा। आज मरहमा अनंतनाग में बाद दोपहर गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। बताया गया कि फौजी टुकड़ी पर मिलिटेंट्स ने गोलियां चलाई हैं, जवाबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस गोलीबारी में किसी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं। लेकिन उसके बाद बताया गया कि एडिशनल ट्रूप्स को बुलाया गया, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया। बीच में यह भी खबर आई कि 2 मिलिटेंट मुहासरे में आ चुके हैं, लेकिन बाद में यह भी मालूम हुआ, यह भी बताया गया कि नहीं, मुहासरे में कोई नहीं है और काफ़ी देर तक इलाके का कॉर्डन भी जारी रहा। लेकिन अब दूसरे पहलू पे कॉर्डन की बात तो गिरफ्तारी के साथ जोड़ी के देखी जाती है और गिरफ्तारी में महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी पिछले साल 5 अगस्त को हुई है। उसके साथ बाकी गिरफ्तार किए गए अक्सर लीडरान को रिहा किया गया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का केस मामला मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। आज भी इस मामले की सुनवाई हुई और इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है उनकी तरफ से मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अहकामात भी जारी किए। सरकार की तरफ से भी उज़रात पेश किए गए और महबूबा मुफ्ती के मामले को 15 तारीख की अगली तारीख रखी गई। मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी इस सारे मामले पर नजर रखे हुए। हिलाल, आपसे जानना चाहूँगा, इल्तिजा मुफ्ती की इल्तिजा को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने क्या बताया, क्या फैसला सुनाया? देखिए सनम, इल्तिजा मुफ्ती की यही दरख्वास्त ऑनरेबल कोर्ट में थी कि जो उनकी वालिदा है महबूबा मुफ्ती, उससे गैरकानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार ने बंद रखा है, डिटेंशन में रखा है और इसके लिए उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी फैमिली है, ख़ासतौर पर उन्हें, यानी इल्तिजा मुफ्ती जो कि उसकी बेटी है, उन्हें खुद माँ से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है या महबूबा मुफ्ती के भाई को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने दरख्वास्त ऑनरेबल कोर्ट में दायर की थी, जिस पर आज बाज़ाब्ता तौर पर सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई के बीच गवर्नमेंट की जानब से तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उनकी जानब से सरकार का मौक़िफ़ वहाँ पर रखा गया और सरकार से कहा गया कि वो महबूबा मुफ्ती की रिलीज़ के हवाले से कोई भी जल्दबाजी ना दिखाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है काफ़ी वोलेटाइल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाता है तो उसके बाद, और उन्होंने अगर लोगों को असम्बल करने की कोशिश की तो उससे हालात या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों तरफ से, जो दोनों
के वकील थे उनकी दलाइल सुनने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार और तुषार मेहता से मुखातिब होते हुए कहा कि वो इस बुनियाद पर महबूबा मुफ्ती को लॉन्ग टर्म के लिए बंद नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसका कोई अल्टरनेटिव या मुतबादिल ढूंढा जाए जिसके ज़रिए इस मसले को हल किया जा सके। फ़िलहाल ऑनरेबल कोर्ट ने इल्तिजा मुफ्ती के हवाले से यही कहा कि वो अपनी माँ से मिल सकते हैं और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कहा गया है कि वो उन्हें इजाज़त दे उन्हें मिलने के लिए, और उसके साथ साथ उनका भाई भी उन्हें मिल सकता है, नंबर एक। नंबर दो ये भी कि 15 दिन का वक्त यानी 2 हफ्ते का टाइम भी दिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार को कि वह अपने उज़रात जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करे कि किन वजूहात की बिना पर महबूबा मुफ्ती को बंद रखा गया है, और अगर इसमें बार बार एक्सटेंशन दिया गया है उनके पब्लिक सेफ्टी एक्ट को तो क्यों कर दिया गया है। और इस हवाले से अब 15 अक्टूबर की तारीख जो है वो रखी गई है और 15 अक्टूबर को एक बार फिर से इस केस की सुनवाई होगी और उसी दिन जम्मू कश्मीर सरकार को अपने उज़रात ऑनरेबल कोर्ट में पेश करने होंगे। शुक्रिया मीर हिलाल हांजोरी। इल्तिजा मुफ्ती की इल्तिजा पर मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, फ़िलहाल अहकामात, और अहकामात में 15 अक्टूबर की तारीख, अगली तारीख, और अगली तारीख तक जम्मू कश्मीर की सरकार को ये फ़ैसला करना होगा कि महबूबा मुफ्ती को क्यों बंद रखा जा रहा है, क्यों उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है उसके लवाकिन को, और मुतबादल जो रास्ता है वो इख्तियार करने का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात। लेकिन दूसरे पहलू में सरकार के अहकामात भी आए हैं। जम्मू कश्मीर में ठेकेदारों की परेशानी 2014 से शुरू हुई थी। बताया जाता है कि 2014 में ठेकेदारों ने यहाँ पे काम शुरू किए, आज तक उनकी पेमेंट्स नहीं की गई, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला लिया है। उस फैसले में बताया जाता है कि ठेकेदार लगातार नारेबाजी करते रहते थे, सड़कों पर रहते थे, सरकार के खिलाफ क्वेश्चन बताया करते थे, और इस सारे के बीच में सरकार ने 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है, और इस 5 रुकनी कमेटी को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो सारे की छानबीन करे कि क्यों रुकुमात अदा नहीं की गई, क्यों सारे मामलात इस तरह के बने हैं। और 5 रुकनी कमेटी को ये भी इख्तियार दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए थे, जिन पे आधा काम है, मुकम्मल काम नहीं हो सका है, उनकी वजूहात भी ढूंढने और परखने की कोशिश करेगी ये 5 रुकनी कमेटी। और इस 5 रुकनी कमेटी से बताया जाता है कि शायद कहीं न कहीं ठेकेदारों की जो परेशानी थी, ठेकेदार जो इलाके का, मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ तबका समझा जाता था, उस तबके की कहीं न कहीं परेशानी को दूर भी करने में मदद भी मिलेगी। लेकिन सवाल कई तरह के इस सारे मामले में खड़ा होते हैं, क्योंकि सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर अब तक इनकी रकूमात क्यों नहीं दी गई, जब काम किया तो काम की उजरत क्यों नहीं, क्योंकि हर जगह कानून से लेके हर जगह यही लिखा जाता है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने के पहले अदा की जाए, लेकिन यहाँ के ठेकेदार की मज़दूरी मारी गई। लेकिन कहीं न कहीं LG इंतज़ामिया को अब इस सारे मामले को LG इंतज़ामिया ने अपने हाथ में ले रखा। जो 2014 से लेके आज तक लायबिलिटी पेंडिंग है, मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने ये डिमांड की यहाँ की इंतज़ामिया को आप ये पैसा रिलीज़ कीजिए ताकि फाइनेंशियली साउंड हो जाएगा हमारा ठेकेदार साहिबान, उसमें उसके बाद वो टेंडर पार्टिसिपेशन में भी जा सकता है, डेवलपमेंट पे भी जा सकता है। मगर आज हमें सुनने में आया गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से जो कदम उठाया गया इस लायबिलिटी के हवाले से, गवर्नर इंतज़ामिया ने 5 रुकनी कमेटी बनाई कश्मीर में ताकि 15 सितंबर तक वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, जितनी भी आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर, उसके हवाले से उनको ये रिपोर्ट सबमिट करना है। मेरे ख्याल से अच्छा कदम है इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि हमें ये एक्सपेक्टेशन इससे पहले थी। ये मसला उठाएगा सरकार यहाँ पर ताकि जितनी भी हमारी लायबिलिटी है वो रिलीज़ हो सकेगी। ये अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, ये ठेकेदार भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, आमतौर भी लोग कहते हैं, और इसकी बड़ी वजह यही बताई जाती थी क्योंकि ठेकेदार काम नहीं करते थे, पुरानी ज़रूरतें नहीं मिली थी। लेकिन अब कमेटी बनाई है, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत देर भी हुई है। ये कमेटी जो बनाई गई देर इसलिए हुई कि अब कश्मीर में काम करने का सीज़न नहीं बचा है। अब जो कुछ भी काम होगा जम्मू में होगा तो कहीं न कहीं कश्मीर को एक बार फिर परेशानी से जूझना पड़ेगा। लेकिन कश्मीर में विंटर आ रहा है, सरमा की शुरुआत हो चुकी है, और इस सरमा की शुरुआत के दौरान कश्मीरी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोविड की परेशानी साल बढ़ रही, और इस साल के दौरान हाईवेज को भी बंद रखा गया। आमतौर पे कश्मीरी इन दिनों एक और परेशानी से परेशान है। ये परेशानी है जम्मू श्रीनगर मुगल शाहरा। इस मुगल शाहरा पर चलने के लिए आम कश्मीरी को जब चलना होगा तो उसको शोपिया के रास्ते जब
जम्मू जाना हो, पुंछ जाना हो, राजौरी जाना हो, तो पहले पास बनाने के लिए उसे श्रीनगर आना है, श्रीनगर में दफ्तरी खाना पूरी करनी है, उसके बाद जम्मू उसको जाना पड़ेगा, उसको इजाज़त मिलेगी और फिर वो शोपियां के रास्ते जम्मू जाएगा। क्या ही अच्छा होता कि अगर शोपियां में ही ज़िला तरक्याती कमिश्नर या तहसीलदार को ये इख्तियारात दिए जाते ताकि वो इस शाहराह पे सफ़र करने का इजाज़तनामा दे दें, ताकि आम लोगों को परेशान न होना पड़े। और यही हाल राजौरी का भी है। राजौरी से कोई कश्मीर आना चाहे तो उसके भी यही पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहले उसको जम्मू जाना है, जम्मू से पास बनाना है, उसके बाद वापस आना है। तो ये पास के सिस्टम में आम आदमी को फेल करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं है। कहीं कुछ लोग, कोई ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग तो ऐसे नहीं बैठे जो जानबूझ के इस तरह के मसाइल पैदा करें। ये आम लोगों का कहना। लेकिन इसी शाहराह के साथ साथ शर्मा के हवाले से रियासत के एलजी ने आज श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग भी ली, विंटर की तैयारियों का खुलासा और जायज़ा लिया। और इस जायजे के दौरान अफसरान पर जोर दिया कि पानी, बिजली, सड़क तो अपनी जगह पे, लेकिन इंपॉर्टेंट कश्मीर में बिजली की मार रहती है विंटर्स में। जो उनके पास इनपुट्स हैं उसमें बिजली परेशान करती है। तो बिजली के हवाले से उन्होंने ये भी अहकाम किए कि विंटर्स के हवाले से वाफर मिकदार में स्टॉक रखा जाए, उसके साथ साथ बिजली के हवाले से मुस्बत इक़दाम उठाए जाए। ये जम्मू श्रीनगर हाईवे या जम्मू श्रीनगर में शर्मा के हवाले से तैयारियों का गवर्नर की सरबराही में इजलास। लेकिन जम्मू श्रीनगर शाहराह के हवाले से श्रीनगर से लेकर जम्मू और वादी कश्मीर की दूसरी मंडियों के ठेकेदार या यूँ कहें तजारत पेशा अशख़ास परेशान ही रहते। परेशान होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि कश्मीर से माल निकाला जाता है, बाहर की मंडियों में पहुँचाने के लिए ट्रकों में लोड किया जाता है। लेकिन उस ट्रक को इस शाहराह पर चलते हुए श्रीनगर से लेकर उधमपुर और लखनपुर तक कभी कभी हफ्ता से 1.5 हफ्ता लग जाता है। कोई ड्राइवर का कसूर नहीं होता है, बल्कि बताया जाता है कि इस शाहराह पर कुछ इदारे ऐसे बैठे रहते हैं जो इस शाहराह पर बेला वजह, बिला ज़रूरत के इन ट्रकों को रोकते हैं, ड्राइवरों को तंग करते हैं। और कुछ इल्ज़ामात कई तरह के, कई बार इस तरह के लगे हैं कि माल पानी दिया तो पास, नहीं दिया तो रुक जाओ। और ये रुक जाओ की परेशानी कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री की कमर तोड़ रही है। सोपोर के फ्रूट मंडी के लोग भी आज यही बात बता रहे थे और बता रहे थे, एलजी तक ये बात पहुंचाते हुए अपील कर रहे थे कि कहीं न कहीं कुछ इदारों में कुछ लोग हैं जो जानबूझकर या जिन्हें मज़ा आता है लोगों को परेशान करना, और ये परेशानी की वजह से कश्मीर की इकानमी ख़राब हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि ये फ्रूट इंडस्ट्री बैकबोन है कश्मीर वैली की। अभी अगर 30 सालों में अगर जिंदा रखा है कश्मीर को, JNK को, तो वो ये फ्रूट इंडस्ट्री है, जिसके साथ करीबन 12 लाख फैमिली, करीबन 40 लाख लोग इस फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता है। लेकिन पिछले 5 सालों से बदकिस्मती जो नेशनल हाईवे की वजह से पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूसली इसको बैक वक्त रोका जाता है। और सीजन में ही करीबन जब फ्रूट का सीजन होता है ये 4-5 हज़ार ट्रकें जमा करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, जिससे मार्केट में बहुत खराबी हो जाती है और मार्केट हमको सही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमको सेब पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है। मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे को किसी भी सूरत में, यह फ्रेश फ्रूट है, इस ट्रक को किसी भी जगह ना रोका जाए, उसको थ्रो किया जाए। ये कश्मीरियों की बात, मंडियों में रहने वाले तजारत पेशा अशख़ास की बात, लेकिन इस हाईवे पर चलने वाले ड्राइवर भी परेशान हैं। और ड्राइवर जहां ट्रैफिक निज़ाम से परेशान है, वहां RTO निज़ाम से भी परेशान है। और वहां ड्राइवरों का बकौल इस शाहराह पर हर शख्स थानेदार और तहसीलदार बन जाता है और यूं उनके लिए परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। सर ये काजीगुंड में रुकित 2 दो पे तमाम गाड़ियों में फ्रूट भरित, यह फ्रूट ग खराब, ये 2 दह लगे, ये जुम वाता लगन 4 दह जनाब, तोत वात यह सोन माल कि यह खराब ग पे वन नीर माल गो खराब, कर भाड़ा वाड़ मिले कि पे किराए तक तोड़ वापस इन खतर दरफदर ये जन और गाड़ ठुल गाड़ फ्रूट गाड़ तेल गाड़ या ळव गाड़ गंड गाड़ तिम आराम सान जखानी नाकस तक खालान तिम कुन जाए रुकावान, जखानी नाक पे त्रावान यल ओड़ माल गुंडा असल माल बेलो सत जनाब पे वाल वो गवर्नमेंटस कर अपील कि मेहरबानी कर सा फ्रूट गाड़ त्रोक अपोर कुन। काजीगुंड में इनको रोका जाता है 2 दिन 3 दिन काजीगुंड में रोका जाता है, क्योंकि तब तक ये हमारा जो ये फ्रूट है, सेब है, ये ख़राब हो जाते हैं, तो आगे जाके मंडियों में हमको रेट्स फिर कम मिल जाते हैं। इसीलिए तो मैं गवर्नर साहब से बार बार ये गुजारिश और अर्ज़ करता हूँ उनकी खिदमत में
कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए। बात सड़कों की, बात शाहराह की, तो हमारे यहाँ शाहराह पर चलने वाली, सड़कों पर चलने वाला एक बड़ा इदारा कभी हुआ करता था जिससे आम उर्फ आम में J&K स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कहा जाता था। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को कोविड के दौरान खिदमात अंजाम देने के लिए, बेहतर खिदमात अंजाम देने के लिए कोविड वॉरियर का खिताब भी दिया गया। इस कोविड के साथ साथ इसे एसेंशियल सर्विस का खिताब भी दिया गया और बहुत ही अच्छा काम, मुस्बत काम SRTC डिपार्टमेंट ने इस कोविड के दौरान किया। यूं कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई मुसीबत हो, आम आदमी, आम ट्रांसपोर्टर गाड़ी सड़क पे नहीं चलाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट की गाड़ी को चलना पड़ता है, चलाया जाता है। ड्राइवर भी निशाने पर रहता है, खतरे में रहता है और गाड़ी को भी हर वक्त खतरा रहता है। लेकिन ड्राइवर और इस तबके से वाबस्ता, इस RTC से वाबस्ता मुलाजिम को परेशानियों के अंबारों से गुजरना पड़ता है। पिछले 4 महीने से SRTC मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी गई है। वो इदारा जो करोड़ों की आमदनी सरकार को देता है, लेकिन मैनेजमेंट का ये हाल कि ड्राइवर और छोटे क्लास 4 से लेके इंजीनियर, उनकी तनख्वाहें मारने में अफसरान यहाँ कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। और अक्सर कहा यही जाता है कि बड़े अफसरान, बड़े डायरेक्टर अपनी तनख्वाहें और तनख्वाहों के साथ साथ बाकी मामला तो कर लेते हैं, लेकिन छोटे मुलाजिम को परेशान होना पड़ता है। अंदाज़ा कीजिए, जिस शख्स की 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हो, उसका चूल्हा इस कोविड में कैसे जला होगा। या अंदाज़ा कीजिए किन परेशानियों से वो फैमिली गुजर रही होगी। और श्रीनगर में आज SRTC के लोग भी यही बात बता रहे थे कि खुदारा इंसाफ के तकाजे आखिर कौन पूरे करेगा। दुनिया भर के मेहनत कशो मांग हमारी नहीं है, ये मांग हमारी पूरी हो। RTC मैनेजमेंट, आज हमने जो प्रोटेस्ट किया है मैनेजमेंट के खिलाफ है, उनकी बेहिसी के खिलाफ है, मुलाजिम कश पॉलिसी के खिलाफ है। मैं इस चैनल के थ्रू ऑनरेबल गवर्नर साहब, ऑनरेबल LG साहब और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब और जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, उनसे कहना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, आपने जब ये कोविड शुरू हुआ, आपने इस डिपार्टमेंट को डिक्लेयर किया एज एन एसेंशियल सर्विस और हमसे काम भी लिया एज एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट। हम कोविड में दिन रात हमारी गाड़ियां, चाहे कोविड पेशेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल से वाबस्ता स्टाफ हो, चाहे राशन की तकसीमकारी हो, जो कोई भी चीज़ थी रियासत में, यहाँ UT में, वो सारा ट्रांसपोर्ट नहीं किया। लेकिन क्या वजह है, एसेंशियल सर्विस होने के बावजूद भी हम 4 महीनों से तनख्वाह नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप एक समय में ही इसका फैसला ले लो। और अब बात करते हैं मोहम्मद अकबर लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर की, मेंबर पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर मोहम्मद अकबर लोन। और आज बारामूला का उन्होंने दौरा करते हुए वहाँ तामीर और तरक्की का जायज़ा भी लिया। यहाँ अफसरान की मीटिंग भी बुलाई, ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचने और परखने का मौका भी मिला। मोहम्मद अकबर लोन नॉर्थ कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट हैं और नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की तामीर और तरक्की के हवाले से आज उन्होंने बारामूला में एक मीटिंग के दौरान जायज़ा लिया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहे हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, उसका जायज़ा लिया। क्या क्या प्रोग्राम है, कितना मुकम्मल हुआ है, कितना होने जा रहा है, उसी सिलसिले में आज की मीटिंग हुई। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बेशक, और ये ज़ाहिर सी बात है, जो मुश्किल होगा उसका हल ढूंढना है। उसके लिए हमारे पास में जो अफसर साहिबान हैं, यहाँ मुकामी डिप्टी कमिश्नर है, सोपोर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, और भी जो अफसर साहिबान हैं, सबसे मैं खुश हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, आवाम को अब कुछ ऐसे भी मसाइल हैं जो इनके दस्त में, जो इनके बस में नहीं है। बारामूला से रुख करते हैं श्रीनगर का। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कुछ हंगामा, कुछ चर्चा कल से आप सुन रहे होंगे। साफ जाहिर है, इस चर्चा और हंगामे के दौरान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉरपोरेटर ने इल्ज़ामात भी लगाए। इल्ज़ामात लगाने की वजह यही बताया गया कि कल एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दी थी, और थप्पड़ की गूंज किस लिए थी, हम मामले की जांच और परख के लिए भी गए हुए थे। बताया जाता है कि मार्च से लेकर आज तक श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी है। कभी कोविड की वजूहात, तो अक्सर वजूहात ये भी बताई गई थी कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स 2 खीमों में बटे हुए हैं। एक खीमा आता है तो दूसरा बाइकआउट करता है, दूसरा आता है तो दूसरा
बाइकआउट करता है। और इस सारे के बीच में फाइनेंस कमेटी की मीटिंग जो हर महीने होनी थी, मार्च से आज तक कोई नहीं हो सकी। कल मुश्किल से हुआ था, कल की तारीख लगी थी और कल भी आधे ही कॉरपोरेटर्स आए। और फिर कायदे और कानून को देखते हुए ये भी बताया गया कि डेवलपमेंट करनी है, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग ज़रूरी है, तो कल मीटिंग बुलाई गई। और मीटिंग जब बुलाई गई तो ये कॉरपोरेटर साहिबान जो कल आए हुए थे, जो अपोजिट खेमे से नहीं थे, जो इस मीटिंग में आए हुए थे, वो जब अंदर आए तो बहुत वक्त देर से आए। मीटिंग 10 बजे रखी गई थी, 11:30 बजे वो आए और बिलाखिर मीटिंग तो हुई, लेकिन मीटिंग में तलख कलामी भी हुई। तलख कलामी की वजह यह भी बताया गया कि खीमा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक के इलाके का काम होता है तो दूसरा हिस्सा उस पर ऑब्जेक्शन करता है। और यूं कल ये तलख कलामी हुई और तलख कलामी के बाद बात बाहर तक पहुंच गई और बाहर कहते हैं कि थप्पड़ की गूंज भी सुनाई दी। वो थप्पड़ की गूंज के हवाले से बताया जाता है कि कॉरपोरेटर ने बदतमीज़ी की, बदअखलाकी की और गाली गलोच का इस्तेमाल जब किया गया तो उसके बाद थप्पड़ पड़ा। लेकिन वही कॉरपोरेटर आज श्रीनगर के प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे रहा है, इल्ज़ामात लगा रहा है और बता रहा है कि वहाँ सब कुछ घोटाला है, गपला है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने उनसे कई सवालात पूछे। सवाल यही था कि गपला घोटाला अगर है तो जिस तरह वो बता रहा है काफ़ी वक्त से है, तो फिर अब तक बात क्यों नहीं की? जब थप्पड़ लगा तो तब, जब थप्पड़ की गूंज सुनाई दी तो तब। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो ये मामला है, इस मामले में इनका आपस का मामला है और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं जिससे अक्सर आम लोगों को परेशान भी होना पड़ता है। इस सारे के बीच में एक और कॉरपोरेटर जो इसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, उससे भी हमारी बात हुई और हमने वहाँ पर भी देखा कि वो लोग भी इससे अलग थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो उसकी इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे थे। दानिश कॉरपोरेटर, और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि रिंजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ रिंजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दानिश या दूसरे कॉरपोरेटर उसके साथ नहीं है। पर्सनल मामले को लेके अब वो कहीं न कहीं और से है। और इसके साथ साथ ट्रेडर्स भी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर आज पहुंचे थे, बाहर भी यही बता रहे थे और कई तरह के इल्ज़ामात कॉरपोरेटर्स पे लगते थे। उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे थे और सवाल ये भी उठाए जा रहे थे कि आखिर ये कितनी मनमानियाँ करेंगे, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात इन पे लगे हैं, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करप्शन के इल्ज़ामात इन पे लगे हैं। और कहा यह भी जाता है कि जब तक नहीं किसी चीज़ को वेट करें तब तक वो चीज़ वेट, वो काम हो ही नहीं सकता है। तो फिर करप्शन यहाँ से शुरू होता है। और कई ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी पिछले कई दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हुए जहाँ पे करप्शन के इल्ज़ामात इन कॉरपोरेटर्स पे लगे थे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया सवाल कर रहा था तो जवाब देने के बजाय वो भी इधर उधर के हाँक ही रहे थे। कुल मिला के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यही साफ बयान करती थी कि आखिर कब तक ये कॉरपोरेशन ज़ेज़त लोगों के मजाक उड़ाती रहेगी, आखिर कब तक ये कॉरपोरेटर्स लोगों के साथ मजाक करते रहेंगे। जो आज श्रीनगर में हो रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके बाहर तक आम लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन इन्हीं सवालात के बीच में और भी मामला थे। बांडीपोरा के बीडीसी के लोग भी प्रोटेस्ट करें। कई लोग उस हवाले से भी आज बता रहे थे कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट दिखावा है, दबाव बनाने की कोशिश है, ये लोग कभी भी हकायक हूँ या क्या हूँ कुर्सी से बंधे रहेंगे। और उसी प्रोटेस्ट के हवाले से लोग जहाँ इल्ज़ामात लगा रहे थे वहीं ये भी सरकार तक बात पहुंचा रहे थे कि वो सरकार के मामलात को लेकर परेशान है और उनके मामलात को सरकार सुलझा नहीं रही है। खान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकिब रेज़ू, आकिब रेज़ू। आप सब वाकिफ़ है इस वाक़े से जो कल इंसिडेंट पेश आया। हमारी फाइनेंस एंड प्लानिंग की मीटिंग होने जा रही थी शहर श्रीनगर की, जो एक बहुत इफ़ादियत रखती है तरक्की के लिहाज से, हर एक लिहाज से। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमारी मीटिंग शेर कश्मीर पार्क में होने जा रही थी। तो ये कमेटी 9 मेंबरों की है, इलेक्टेड मेंबर जो काउंसलर्स है हमारे शहर श्रीनगर के, उसमें हमारे 70 काउंसलरों से 9 मेंबर आए जो इस कमेटी में है। तो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, बेसिकली 4 मेंबरान आए थे, 5 लोगों ने बाइकआउट किया था। रीज़न आर बेटर नोन टू देम। तो कमिश्नर साहब वहाँ थे, वहाँ डिफरेंट चीज़ें उठी। हाँ, मैंने भी अटेंड किया, एज आई एम ए मेंबर ऑफ द सेड कमेटी, मैंने भी अटेंड की, लेकिन इस गर्ज से अटेंड की कि शहर के लिए काम हो, तरक्की हो, हमारे लोग सफ़र ना करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे चीज़ें थी वो टोटली फज फंडिंग थी, टोटली इलीगलिटीज़ थी वहाँ पे, जिस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। आज जो हमारा ये धरना, एहतजाजी धरना होने हुआ, ये इस बारे में था क्योंकि आए दिन जो ये हमारे कॉरपोरेटर हजरात है, कॉरपोरेटर साहिबान हैं, बेजा मुदाखलत करके हमारे काम काज को मुतासिर कर रहे हैं। और जो हमारा डेवलपमेंट वर्क है, शहरी श्रीनगर का डेवलपमेंट वर्क जो है वो मुतासिर हो रहा है, क्योंकि
जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट मीटिंग हो रही है इनमें ये बेजा मुदाखलत करके रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप सबको मालूम है कि जो कल से यहाँ पे हुआ है, एक वाक़ा पेश आया जहाँ कल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ पर जो हल्ला गुल्ला हुआ और उसके बाद आकिब रिजवी साहब ने जो कल से एक बात की है, मैं ये कहूँगा कि पहले उस मीटिंग पे मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं बैठी हुई थी, जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही थी वो सारी गलत थी। नाज़रीन, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आज दिल का आलमी दिन मनाया गया था और दुनिया भर में दिल के रोग, दिल के आर्जा के हवाले से आज तकरीबात हो रही थी। कुपवाड़ा में भी आज तकरीब हुई और कुपवाड़ा में आज इस तकरीब के दौरान दर्द दिल से बचने की तदाबीर भी बताई गई और लोगों को ये भी बताया गया कि जो हमारा खान पान है ये दर्द दिल की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। और दर्द दिल से बचने की जहाँ तरकीब बताई गई, वहीं लोगों को ये भी बताया गया कि हमारे इन्वायरमेंट को ये ज़रूरत है, हमें साफ़ पाक माहौल की ज़रूरत है और साफ़ पाक माहौल से ही हम दर्द दिल से बच भी सकते हैं। ये कुपवाड़ा की खबर, लेकिन इसके साथ ही बताएं नाज़रीन, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह।